Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड क्या डीलिस्टेड हो जाएगा, ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आता है। और मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन तब आया जब मैंने एक किसी का कमेंट पढ़ा, राइट। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ मैंने सोचा कि चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थिति को, ट्रेड को आज के दिन का सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा। 2.45 की लास्ट क्लोजिंग है और 2.35 पे आज ये ओपन होता है। वहाँ से लो बनाता है 2.35 का और हाई बनाता है 2.55 का। 52 वीक लो है 0.50, 52 वीक हाई है 3.45 का। लोअर सर्किट बैंड आज के लिए 2.35 का लगा था, अपर सर्किट बैंड 2.55 का लगा था। एनएससी के ऊपर 2.55 के ऊपर अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है, जो कि देख सकते हैं 0.10 पॉइंट ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। अभी आप देखा होगा अपने स्टार्टिंग में जैसे मार्केट ओपन हुआ काफ़ी समय तक इसमें एलसी लगा रहा लोअर सर्किट, और आज अचानक अभी स्टार्ट हो गया। यूसी भी लग चुका है अभी इस समय करंटली। बीएससी के ऊपर अगर हम देखें तो बीएससी के ऊपर की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे 2.39 की लास्ट क्लोजिंग है और आज ये 2.28 पे ओपन होता है। वही आज के दिन का इसका लो है 2.28 और वहाँ से हाई बनाता है 2.50 का। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लोअर सर्किट बैंड 2.28 और अपर सर्किट बैंड 2.50 का लगा था और ये भी 2.50 के ऊपर लॉक हो चुका है। 52 वीक लो 0.55, 52 वीक हाई है 4.33 का। टोटल वॉल्यूम देखें तो इस पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में बीएससी के ऊपर 5.2 मिलियन है, वहीं अगर आप एनएससी पे चेक करेंगे तो 20.3 मिलियन है। टोटल मार्केट कैप अगर आप देखें तो 705.21 करोड़ है। बीटा अगर आप चेक करें तो आपको मिलेगा 0.57। इंडस्ट्री का पी रेशियो अगर आप देखें तो 118.34 है। फेस वैल्यू 5 है। डिलीवरी परसेंट 93.43% है। वहीं पे अगर रिटर्न परसेंट की बात कर लेते हैं तो एक हफ्ते के अंदर 7.27% का नेगेटिव रिटर्न है। एक महीने का 22.73% का नेगेटिव रिटर्न। 3 महीने के लिए 240.00 पॉजिटिव। 6 मंथ्स का 264.29% पॉजिटिव। 1 ईयर का 168.42 पॉजिटिव। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के डी लिस्टिंग को लेकर के। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। मेरा अपना ओपिनियन है, इसको देखने का मेरा अपना नज़रिया है, आपका अपना नज़रिया हो सकता है, किसी दूसरे का, किसी और का अपना खुद का उसका नज़रिया हो सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे नज़रिए से आप भी देखें और आपके नज़रिए से मैं भी देखूं। हो सकता है कि मेरी बात से आप सहमत हो सकता है मेरी बात से आप सहमत ना हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, ठीक है। देखिए मेरा कहना है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड अगर ये डिलिस्टेड हो जाती है उस केस में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इन्वेस्टर्स का तो नुकसान होगा ही होगा, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, जैसे कि स्टेट एनबीएफसीज भी हैं कुछ इसमें, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, आईसीआईसीआई बैंक है, या जितने प्राइवेट से लेके जितने भी पीएसयूज बैंक हैं, सब के सब मिल करके रिलायंस कम्युनिकेशन को लोन दिया है। रिलायंस कम्युनिकेशन के लिमिटेड के ऊपर बैंकिंग सेक्टर से लगभग 23,000, इसको मैं 25,000 मान ले रहा हूँ राउंड ऑफ करके, टोटल थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेके बैठी हुई है रिलायंस कम्युनिकेशन। वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजीआर अमाउंट के रूप में रिलायंस कम्युनिकेशन से लगभग 25,000 करोड़ रुपए वो भी वसूलना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुने, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलेंगे, यानी डॉट को बोला जाएगा। तो डॉट के पास 25,000 करोड़ का ड्यू अमाउंट है, मतलब उसको वसूलना है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से। वहीं पे अगर हम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात करें जिसमें बैंकिंग सेक्टर पूरा आ जाता है, ठीक है, उनके पास लगभग
25,000 करोड़, यानी 23,000 है लेकिन एक्चुअली मैं उसको 25 मान ले रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए। 25,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। तो आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर और आपका गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सेम अमाउंट को लगभग इससे वसूलने के लिए लाइन में खड़े हैं। और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड अगर डीलिस्ट होगी तो डीलिस्ट होने का मतलब कि अब इसके ऊपर ट्रेड नहीं होगा, अब ये कंपनी लिक्विफाई होनी है। जब ये कंपनी लिक्विफाई हो जाएगी उस केस में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की जो एसेट की जो वैल्यू है, जो इसके पास टोटल एसेट वैल्यू है, वो इतना है ही नहीं कि वो किसी एक को पे कर सके। दोनों को तो पे करना आप दूर की बात छोड़ दीजिए। 18,000 करोड़ के आसपास बहुत सब कुछ मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ अभी। मतलब अगर बैंकिंग सेक्टर लेना चाहेगा लिक्विफाई करके तो बैंकिंग सेक्टर का भी पेट नहीं भरेगा, बैंकिंग सेक्टर का भी जितना कर्जा है वो पूरा नहीं चुका पाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बात की बात है, ठीक है। और इन दोनों के पीछे जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, इन्वेस्टर्स ने, उनकी तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ और बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर अगर आगे उतरता है कि हम कंपनी को लिक्विफाई करेंगे, लिक्विफाई करने के बाद वो अपने कर्जा को वसूलेंगे, तो गवर्नमेंट कहेगी कि मैं ऑपरेशनल क्रेडिट, गवर्नमेंट कहेगी कि वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, उसकी जिम्मेदारी पहले बनती है लेने की। बैंकिंग सेक्टर कहेगा कि नहीं, हम लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी पहले बनती है लेने की, हम लोगों ने इनको पैसे दिए हैं। तो बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसका कोई सलूशन है ही नहीं। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है और इसको एनसीएलटी में लेके जाया गया है। अगर एनसीएलटी में कोई थर्ड कंपनी जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर जैसे कि UVARC उसने बिडिंग करी थी, उसके बिडिंग करने से फ़ायदा ये हो सकता था, एक तरीका है, एक तरीके से इससे निपटा जा सकता है। वो तरीका यही हो सकता है कि कंपनी को कुछ ऐसा करो कि इसके अंदर कुछ कैश जनरेट होने लगे। मतलब मेरा ये है कि इस कंपनी को कुछ ऐसा करो कि कंपनी के अंदर से आउटपुट निकलने लगे, और आउटपुट जब निकलने लगेगा ना तो बैंकिंग सेक्टर का भी मतलब कर्जा चुक जाएगा और आपका गवर्नमेंट का भी हो जाएगा, और बीच में बचेंगे हमारे इन्वेस्टर्स, छोटे मोटे इन्वेस्टर से लेके बड़े जितने लोग फंसे हैं इसके अंदर। कोई इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, बेसिकली वो फंसा हुआ है। कोई 10 से ऊपर है तो कोई 20 से ऊपर है ना, कोई 30 से ऊपर की प्राइस से फंसा हुआ है। अब होता ये है ना यहाँ पे कि क्योंकि स्टार्टिंग में अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है तो वो क्या करता है कि वो अचानक पूरा अमाउंट, सपोज़ करो कि आप अचानक 10 लाख रुपए लगा दिए हो जब रिलायंस कम्युनिकेशन 30 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था। अब वो 30 रुपये से अब आज 2 रुपये 55 पैसे इसकी वैल्यू है। तो 30 लाख रुपये अगर आप 10 लाख रुपये आपने जब लगाया था, जब ये 30 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, तो उस समय आपने बहुत बल्क में क्वांटिटी ले ली। और अभी आप अगर सोचोगे कि वो 30 रुपये से आप एवरेज करके 2.55 के आसपास ले आए, यानी 3 और 4 के बीच में ले आए, तो आपको पता है 10 लाख तो आपने 30 रुपीज़ की प्राइस पे इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे हैविली इन्वेस्ट करना पड़ेगा अभी के डेट में, यानी 2.55 पे, ताकि वो 3 और 4 के बीच में आ पाए। इस केस में भी आपके सामने बहुत बड़ा रिस्क है। अभी भी इसकी सर्टेनिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि ये कंपनी लिक्विफाई होगी या नहीं होगी, या ऑपरेशनल रहेगी या बनाया जाएगा, ठीक है। तो यही एक सबसे बड़ा रिस्क है। और आप ऐसा नहीं हो सकता है कि 30 रुपये पे आपने इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपए लगा करके, और आप उसमें आप थोड़े थोड़े अमाउंट डाल करके आप उसको 3 से 4 रुपये के बीच में ले आ पाओगे। इट्स अ वेरी वेरी टफ एंड ऑलमोस्ट इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जहाँ लगाए होते हो उस जगह से नीचे ले आने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी जगह पे आपको बल्क में क्वांटिटी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हिसाब से करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड मैनर में करना चाहिए। तो ये एक बहुत टफ सिचुएशन है और यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी बीच में फंसे हुए हैं। तो यही एक तरीका है दोस्तों कि कंपनी को लिक्विफाई करने से रोकना चाहिए, रोका जाना चाहिए। एनसीएलटी के सामने सबसे बड़ा डिसीजन मेरे हिसाब से यही होना चाहिए,
और NCLT अगर थोड़ा सा भी समझदार है तो इस चीज़ को ज़रूर सोचेगी। NCLT का मतलब सिर्फ IBC के तहत दोस्तों दो रास्ते होते हैं। IBC बेसिकली क्या है, एक ऐसा रास्ता होता है किसी कंपनी को बाहर निकालने का, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दो, सीधे कंपनी को उस जगह से रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो ताकि जितने उसके क्रेडिटर्स लोन देने वाले हैं लोग हैं उन लोगों के पैसे को चुकाया जा सके। ठीक है, किसी को मारने से पहले आप उसको ज़िंदा रखो, तब तक रखो जब तक कि वो लोगों के कर्जे को ना चुका देता है। आप डायरेक्टली उसको मार करके ख़त्म कर दोगे तो उसके पास बचेगा ही नहीं कुछ। थोड़ा बहुत जो बचेगा उसको पाने के चक्कर में बैंकिंग लड़ेगा आपस, बैंकिंग और सेक्टर और गवर्नमेंट डॉट टेलीकॉम सेक्टर का जो पार्ट है वो आपस में लड़ेंगे, इन्वेस्टर्स बेचारे अपने अलग से रोएंगे। तो ये एक सलूशन नहीं है मेरे हिसाब से। जो लोग इस तरीके की कमेंट्स को करते हैं, इस तरीके के कमेंट्स को करते हैं, मैं उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से ये सलूशन नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंकिंग सेक्टर इस चीज़ पे तुले हैं कि वो दोनों आपस में बांट लेंगे तो अलग बात है, इन्वेस्टर्स का फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उस केस में। तो मेरे हिसाब से कंपनी को डीलिस्ट नहीं होना चाहिए, कंपनी को ऑपरेशनल बनाया जाना चाहिए NCLT के थ्रू। NCLT किसी अपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करे, जहां से किसी भी एक थर्ड पार्टी, हो सकता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को ही ये मौका मिल जाए और वो इसको रिकंस्ट्रक्ट करके इसके एसेट्स को अपने बिजनेस में मिला ले, मर्ज कर ले, और वो अपने बिजनेस को भी ग्रो करा सकती है इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके। और इससे जुड़े हुए जितने कर्जे हैं बैंकिंग सेक्टर का और ये आपका टेलीकॉम सेक्टर का यानी गवर्नमेंट का, दोनों का कर्जा भी चुक जाएगा। और जो इसकी स्टॉक प्राइस है वो बढ़ेगी तो इन्वेस्टर्स का भी फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर्स का भी मतलब नुकसान नहीं होगा। तो ये एक गोल्डन तरीका है, यही एक गोल्डन चांस है। बाकी समय को कौन जानता है, कौन क्या होने वाला, कब क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है, देखते हैं कि उस डिसीजन का क्या आउटकम है, क्या रिज़ल्ट है, क्या उसका असर पड़ेगा इन कंपनीज़ के ऊपर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल। मुझे लग रहा था कि ये चीज़ आप लोगों तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और काफ़ी इंस्पिरेशनल लगी होगी। और स्टार्टिंग में मैंने जब लिक्विफाई और डीलिस्टिंग की बात करी थी तो आपको थोड़ा डर लगा होगा, लेकिन उम्मीद है कि वो डर आपका अब थोड़ा सा कम हुआ होगा। This is all about this video, guys. If you want to share your idea, opinion, or thoughts regarding this, please let me know in comment section. And if you haven't subscribed this channel, please do so and make sure to hit the bell icon to get notified every time. अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करें और अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन कराएं। अपस्टॉक एक सिंपल, स्मूथ, कम से कम चार्ज करने वाला आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। इसका प्रो वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल पे और लैपटॉप में भी इस पर बैठ कर अपना काम इसे ईजिली कर पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर। टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।